आज हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट में प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है हमको समझ में आ गया, वो प्रोसेस है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएस रिप्रेजेंट करूंगी बेटा। ओके, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को जो एक बेसिक नॉलेज है कि हम लोग इसमें कैसे करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जैसे ये सनलाइट है, ये एक बेसिक डायग्राम, लीव्स हैं, ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट इज द क्लोरोफिल, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट देखें तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या बनती है बेटा? बेसिक रिक्वायरमेंट बनती है दैट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ही मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड, फोटो एंड सिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कह रहा है? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी कि कुछ लाइट की प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब लाइट जरूरी है बेटा। ये लाइट बन गया, लाइट चाहिए हमको। ओके, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास क्लोरोफिल, इसके अलावा हमको वाटर भी चाहिए। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? दैट इज आपका H2O हो गया। इसके अलावा हमारा जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस। अगर हम ये सब चाहिए, अगर हम इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को एक बेसिक फॉर्म में लिखना चाहें तो CO2, 6CO2, 12H2O, इसको मिला के क्या फॉर्म होता है? इसको मिला के फॉर्म होता है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, यही रिएक्शन होती है आपकी। इसमें जो रिक्वायरमेंट आप इस रिएक्शन के इधर लिखते हैं दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो ये हमारी एक बेसिक रिएक्शन हो गई। 6CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, उससे एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है किसका? ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? अब सबसे पहली बात कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज मतलब देखिए CO2 ली जा रही है और ऑक्सीजन निकाली जा रही है, तो ये क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज है। अब इस गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास कोई भी ऐसा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे हमारे अंदर है। जैसे हमारे अंदर नोज है, नॉस्ट्रल्स हैं, हमारे लंग्स हैं, ये सब हमको एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, बट plants do not have such kind of the proper respiratory system। अब अगर उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो वो क्या करते हैं? कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो उनके गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए क्या होता है? स्टोमेटा। देखिए बेटा, स्टोमेटा का कभी कभी आपको बुक्स में स्टोमा वर्ड भी मिल जाएगा आपको। स्टोमा रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर फॉर्म को और स्टोमेटा रिप्रेजेंट करता है प्लूरल फॉर्म को, यानी कि जब बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं तो वो, जब बहुत सारे स्टोमा हो जाएंगे तो वो स्टोमेटा कहेंगे। अब ये स्टोमेटा होते कहां पर है? ये स्टोमेटा, सपोज दैट ये में लीफ है ना, ये लीफ है, तो लीफ का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस डू नॉट कंटेन द स्टोमेटा।
और वी कैन से लेस स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, जबकि जो लोअर सरफेस है, वेयर इज द लोअर सरफेस कंटेन मोर एंड मोर स्टोमेटा। अब हम एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो स्टोमेटा को इस तरह से ओके, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं। अब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा। ओके, ये आपका हो गया स्टोमा एंड सराउंडिंग जो सेल्स हैं दैट इज सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, गार्ड सेल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीसी भी बोल सकते हैं, प्लस स्टोमा प्लस आपका सब्सिडरी सेल्स। ये तीनों मिला के हम स्टोमेटल एपेरेटस भी कहते हैं। इन तीनों सेल्स को मिला के या तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंड फॉर्म में हम स्टोमेटल एपेरेटस भी बोलते हैं। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो किसको सराउंडेड करती हैं, वो स्टोमा को सराउंडेड करती हैं। अब जब गार्ड सेल्स बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फूली हुई रहती हैं, बिल्कुल टेंशन में होती हैं, तो हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल शिथिल हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, तो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब हमने ये कहा कि जो स्टोमा है या स्टोमेटा है वो लीफ की अपर सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते, कम होते, बल्कि लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। तो हम फटाफट से लीफ का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लीफ के अंदर बेसिकली क्या क्या लीफ के अंदर सबसे पहले कुछ सेल्स होती हैं अपर सरफेस पे, क्यूटिकल सरफेस, फिर ये अपर एपिडर्मिस दैट इज, इसको अच्छे से अपन ड्रॉ करते हैं। ये आपका स्टोमा वाला पार्ट बना दिया मैंने। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा जो ये स्पॉन्जी लेयर हो गई, अब यहाँ पर हमारे पास ये हमने ग्रीन पिगमेंट कर दिया बेसिकली। चलिए तो देखिए अब हम एक लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर एंड लोअर सरफेस के ऊपर वैक्स क्यूटिकल की लेयर होती है बेटा। और वैक्स क्यूटिकल क्या होता है? वैक्स क्यूटिकल वो सब्सटेंस है जो कि इनको वाटर एब्जॉर्प्शन या कह सकते हैं वाटर से थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है। जब भी आप लीफ के ऊपर पानी डालते हैं तो वो पानी हट जाता है। ओके, तो इससे लीव्स ओवर
एब्जॉर्प्शन से बचती हैं। ओके, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का तो प्लांट गल जाएगा। ओके, तो ये उस वैक्स क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस एंड यहां पर लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहां पर पैलिसेड टिश्यू होता है, पैलिसेड टिश्यू होगा। पैलिसेड टिश्यू के नीचे स्पॉन्जी टिश्यू होता है। अब यहां पर ये जो पार्ट है दैट इज स्टोमा। ओके, तो अगर हम एक लीफ की स्ट्रक्चर देखें तो अपर सरफेस पे वैक्स क्यूटिकल, लोअर सरफेस पे भी वैक्स क्यूटिकल। जो अपर सरफेस है ये वैक्स क्यूटिकल के उनके जस्ट नीचे अपर एपिडर्मिस एंड लोअर, यहां पर अपर एपिडर्मिस के नीचे टिश्यू जो होता है दैट इज पैलिसेड। और पैलिसेड टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पास होती हैं, कंस्ट्रिक्टेड होती हैं। ओके, लेकिन पैलिसेड टिश्यू के जस्ट नीचे स्पॉन्जी टिश्यू होता है। स्पॉन्जी टिश्यू मतलब कि वो सेल्स इस तरह से आप देख सकते हैं दूर दूर हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से लीफ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ये स्पॉन्ज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, सेम उसी तरीके से लीव्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है ड्यू टू दिस स्पॉन्जी टिश्यू। और स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से लीव्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, पता चला थोड़ा सा ही हवा, बहुत तेज़ हवा आई और लीफ टूट गई, तो वो उससे तो प्लांट का लॉस है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इस स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से भी होती है एंड इट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, अब यहाँ पर लीफ के अंदर ये जो पार्ट है, अब ये कहीं कहीं ये आपका वैक्स क्यूटिकल एब्सेंट होगी और उस पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमा वाला पार्ट होता है। और स्टोमा का एक स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। स्टोमा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स एक स्टोमा यानी एक पोर को घेरे हुए रहती है, सराउंडेड रहती है। गार्ड सेल्स कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड गार्ड सेल के चारों ओर सब्सिडरी सेल्स होती हैं एंड दीज सब्सिडरी सेल्स प्लस स्टोमा प्लस गार्ड सेल्स कंबाइंडली नोन एज द स्टोमेटल एपरेटस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली प्रोसेस होता कैसे है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये कुछ स्टेप्स में होता है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, कुछ जो स्टेप्स हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, अभी हमने देखा डायग्राम में कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स की लीव्स पे गिर रही थी और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इट विल एब्जॉर्ब द सनलाइट। आफ्टर दिस टू रिएक्शंस हैपन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको ऐसे कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में हमने कहा फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड थर्ड इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। इसको इस तरह करते, एक्चुअली इसको ब्लैक से लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल पिगमेंट्स के थ्रू। ओके, और क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ही सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी होती है और किसी पिगमेंट के अंदर सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सनलाइट को एब्जॉर्ब जो प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप होगी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की,
और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अब फर्दर रिएक्शंस होती हैं। इस फर्दर रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जब प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसकी वजह से वाटर की जो एनर्जी जनरेट होती है उससे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या। अब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन है दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर को तोड़ना। अब जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है उसमें क्या होगा बेटा, वाटर टूटेगा किस किस के अंदर, 4H आयन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जनरेट होंगे। ओके, वाटर जो होगा वो टूटेगा, H आयन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में जनरेट होंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यहां पर 4H आयन जनरेट हुए हैं और ऑक्सीजन जनरेट हुई है। तो अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन जनरेट क्यों होता है, क्योंकि वाटर टूटता है, उसका लाइट की प्रेजेंस में लाइसिस होता है। लाइसिस मीन्स टूटना, और ये हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में। ओके, नाउ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन कैसे बेटा, जब ये H आयन बन जाते हैं, these H आयन produce the NADPH and ATP. These are the energy form. ओके, समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले यहां को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, सेकंड फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई। अब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में कुछ काम हो रहा है। लाइट के प्रेजेंस में जो फर्स्ट काम होता है वो वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी कि अब वाटर टूट रहा है, वाटर टूटा जिसकी वजह से H आयन जनरेट हुए। ये H आयन और ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन में। ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। ये जो H आयन है, ये H आयन एनर्जी जनरेशन में काम में आते हैं। ये जो एनर्जी जनरेशन है, प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी सेल, लिविंग सेल के अंदर जनरली एनर्जी जनरेशन ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो एटम्स होते हैं या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। जब ये टूटते हैं, लाइसिस होते हैं, तो एनर्जी जनरेट होती है। तो इन H आयन को इन दोनों के फॉर्मेशन में लिया जाता है। ओके, इसे हम बोलते हैं एनर्जी जनरेशन। अब इस एनर्जी जनरेशन में एनर्जी जनरेट हो गई। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा, सबसे पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ओके, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शन बोथ आर लाइट रिएक्शन। ओके, यानी कि ये दोनों ही रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन और वाटर का फोटोलाइसिस एंड एनर्जी जनरेशन। तो इसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, एंड जो ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज वाई वी आर नोन एज द
ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ओके, अब लाइट इंडिपेंडेंट है तो लाइट का कोई रोल नहीं है, तो मतलब कि ये दिन में भी हो सकती है, डे टाइम में भी हो सकती है और नाइट में भी हो सकती है। ओके, अब इस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, दीज एनर्जी फॉर्म्स विल कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो आपका CO2 का जो कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है ग्लूकोज फॉर्म में। यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में क्या लगती है, इस प्रोसेस में लगती है एनर्जी, और एनर्जी जनरेशन का काम किस में हो रहा है, आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन में हो रहा है। ओके, तो यहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है और केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म हो रही है, दैट इज व्हाई वी आर नोन एज द बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसे ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इसीलिए हम इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल CO2 के ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज फॉर्म में आने के साथ ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज फॉर्म में ही जो है स्टोर कर दिया जाएगा, दैट ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने लायक है बेटा, कि जो ग्लूकोज है दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट and starch is the complex carbohydrate। ओके, अगर स्टार्च को अगर आप समझें तो स्टार्च मिलता किसमें, पोटैटो के अंदर। कभी मम्मी को आपने पोटैटो काटते हुए देखा है? ओके, तो जब आप पोटैटो काटते हुए देखते हैं तो वो जब जिस पानी के अंदर काटती हैं तो आप उस पानी को ढंग से देखिएगा, बिना हिलाए, थोड़ी देर बाद देखिएगा कि वो एक वाइट लेयर नीचे जम जाती है, तो दैट इज द स्टार्च। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो हमारा जो बेसिक एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लाइट रिएक्शन ऑल्सो। ओके, इसमें वाटर का फोटोलाइसिस होगा, H आयन जनरेट होंगे एंड ऑक्सीजन जनरेट होगा। दैट H आयन यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी मॉलिक्यूल आर NADPH एंड ATP। ATP full form is the adenosine triphosphate and NADPH nicotinamide adenine dihydrogen phosphate। ओके, अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स 3rd स्टेप में आते हैं, दैट इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। और बायोकेमिकल रिएक्शन इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता, ये लाइट में भी और डार्क में दोनों कंडीशंस में चल सकती है। अब इसे जो है इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को ट्रैप करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है दैट इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट और वाटर में डिसॉल्व होता, वाटर में सॉल्युबल होता है, एंड इसे किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च फॉर्म में, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हेट्रोट्रॉफिक नरिशमेंट, जिसमें हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का नरिशमेंट जो है पूरा डिस्कस करेंगे।